अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। यूक्रेन जंग के बीच रूस में मोदी, नए ट्रेड रूट पर मोदी पुतिन का मंथन। पानी पानी हुई मुंबई, महज 6 घंटे की बारिश में मुंबई में 300 से ज्यादा मिलीमीटर की बारिश हुई। पहाड़ों का योद्धा जोरावर, जिसकी पहली झलक आज आपको दिखाएंगे। चीन से सटी सीमा पर जल्द गरजेगा जोरावर। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि 2 दिन के रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं। वहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में ये वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ था और खास बात यह है कि ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और ये दौरा भारत के लिहाज से भी कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला रूस दौरा और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है। लिहाजा मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से लेकर होटल तक बहुत भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। होटल पहुंचने पर रूसी कलाकारों ने भारतीय गीत, संगीत और डांस के जरिए प्रधानमंत्री का वेलकम किया। हम सब मॉस्कोवासी मिलकर उनका सुस्वागत करते हैं, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम। इस मौके पर पीएम के स्वागत के लिए आए भारतीयों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। कोई पीएम के स्वागत के लिए अपने साथ प्रधानमंत्री के पोस्टर लेकर आया तो कोई तिरंगा लेकर आया। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। लास्ट टाइम रसिया आए थे 2019 में व्लादिवोस्टोक में, और मॉस्को में 2015 के बाद पहली बार आ रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच में एनुअल समिट की परंपरा रही है और इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इस एनुअल समिट के सीरीज का 22वां 22nd समिट मीटिंग करेंगे। और इसका मुख्य जो उद्देश्य, फोकस जो है विजिट का, वो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और एशिया के। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रूस दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीते कुछ सालों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत तेजी के साथ बदली है, खासकर रूस यूक्रेन जंग के बाद। दरअसल यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया। तब भारत और रूस ने एक दूसरे का साथ निभाया। वहीं यूक्रेन जंग के बाद नरेंद्र मोदी भी पहली बार रूस पहुंचे हैं, जिस पर पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों की मोदी के इस रूस दौरे पर नजर है। जियो पॉलिटिक्स पे तो टॉपिक पे तो टच होगा ही। इनके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एग्रीमेंट पे इस पे पूरे वर्ल्ड का नज़र है और मेरे ख्याल से इसका जो रिजल्ट होगा पूरे वर्ल्ड का सिचुएशन को बदल सकता है। भारत रूस संबंधों के नजरिए से भी पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में खास होगा, क्योंकि रूस हमेशा से व्यापारिक और सामरिक लिहाज से भारत का करीबी रहा है। ऐसे में अब पीएम मोदी के साथ पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही देशों के लिए बेहद खास रहने वाली है। जानकारों का मानना है कि इस दौरे से डिफेंस, तेल और समंदर के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत और रूस के बीच में जो आज संबंध है वो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। उसमें मल्टी फैसेटेड एरियाज हैं जिसमें हम कोऑपरेशन करते हैं। तो ये सहयोग डिफेंस फील्ड में, जैसा आपने मेंशन किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पुराना भी है और आज भी इम्पोर्टेंट है। उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। सिर्फ आज हम प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं वेपन्स,
बल्कि बहुत सारे वेपन सिस्टम इंडिया में बनाए भी जा रहे हैं को प्रोडक्शन लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत में। लेकिन इसके अलावा हमारा कॉर्पोरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, एकेडमिक, लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। तो इस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तृत संबंध है दोनों देशों के बीच। पिछले 10 साल में 16 बार दोनों नेता एक दूसरे से मिल चुके हैं और आखिरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसके बाद अब दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मॉस्को से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मौसम की। मानसून के असर से कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो रही है और इसी के चलते लोगों को बाढ़ जैसे हालात से भी दो चार होना पड़ रहा है। अब चाहे मैदानी राज्य हो या फिर पहाड़ी इलाका, भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया है। महानगरी मुंबई में तो भारी बारिश के कारण कई उड़ानें और ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। यहां तक कि बीएमसी ने आज के लिए स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो भारी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर वहां जारी है। मौसम विभाग पहाड़ी और मैदानी राज्यों समेत 11 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे देश का पश्चिमी हिस्सा हो या उत्तरी हिस्सा या फिर पूर्वी भारत, बादलों के बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा। लेकिन बीते 24 घंटे में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल इस कदर बरसे कि अभी तक का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अकेले मुंबई में महज 5-6 घंटों में करीब 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। इसके कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव है। खासकर निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। इस भारी बारिश के बीच मुंबई के समुद्र में हाई टाइड को देखते हुए लोगों के समुद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी गई और पुलिस को भी बीच किनारे तैनात कर दिया गया। फिर से देखेंगे तो पुलिस जो है, जो लोग भी पास में हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही है। जो हॉकर्स हैं, जिनके स्टॉल है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं चीजें बेचते हैं जिससे लोग और जमा होते हैं, उन लोग वो स्टॉल्स आप इस वक्त देखेंगे कि वो निकाले जा रहे हैं समुद्र के पास से। पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है और पूरा बांद्रा बैंडस्टैंड जो है वो खाली कराया गया है। मुंबई में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा आज मुंबई की सड़कों पर और मुंबई की यातायात पर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मुंबई के साइन हाईवे पर हैं, जो मुंबई का काफी व्यस्त हाईवे माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पूरी तरीके से जल जमाव हो चुका है। यातायात काफी धीमे तरीके से आगे बढ़ रही है। आज सोमवार का दिन है, लोग घरों से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक हुई बरसात से लोग अब वापस अपनी घरों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी स्लो मूवमेंट है ट्रैफिक का। पूरी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। प्रशासन ने आने वाले कुछ घंटों में इसी तरह के माहौल का और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जो है वो मुंबईकरों को दी है और साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी जो है वो प्रशासन द्वारा की गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी इसका असर दिखा। और तो और स्कूलों को बंद करना पड़ा। कुछ दफ्तरों की ओर से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीएमसी ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है। वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी ऐसी ही बारिश देखने को मिली। ये तस्वीरें रायगढ़ किले की हैं, जहां घूमने पहुंचे पर्यटक तेज बहाव में फंस गए।
बताया गया कि महज आधे घंटे की बारिश के बाद किले की सीढ़ियों पर झरने जैसा नजारा बन गया, जिससे घूमने गए पर्यटक फंस गए। गनीमत ये रही कि सीढ़ियों पर लोहे की चेन थी, जिसके सहारे उन्होंने खुद को संभाला। हालांकि कुछ लोग इस तेज धार में लड़खड़ाने लगे तो वहां मौजूद दूसरे पर्यटकों ने उन्हें बचा लिया। वहीं कमोवेश ऐसे ही हालात उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में भी हैं। यहाँ बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नालों में उफान है। ऐसे में लोगों को इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। लगातार हो रही भारी बरसात के बाद अब हल्द्वानी और उसके आसपास लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गौला नदी है और गौला नदी के जो पास में जो जमीन है वो पूरी तरीके से कटने लगी है। इसके पास ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और लगातार अब तराई वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो बाढ़ है, बारिश है, वो अब लगातार आफत बनती जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें लालकुआ बिंदु खत्ता क्षेत्र में भी लगातार नदी कटान कर रही है। वहीं लगातार अभी भी मौसम कहीं ना कहीं खराब है, जिससे लगातार प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड होने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के काम में बीआरओ और दूसरी एजेंसियां लगी हुई हैं। इस भारी बारिश और लैंडस्लाइड का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा है। मौसम को देखते हुए चार धाम यात्रियों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 7 तारीख को चूंकि बहुत अधिक बरसात की संभावना थी, तो एक दिन के लिए यात्रा स्थगित की गई थी। यात्रा हमारी सुचारू चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जब आप निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं हिली रूट्स पे, तो अगर बरसात हो रही है तो उस समय बचें। बरसात 1-2 घंटे की बरसात, 3 घंटे की होती है बरसात। जब बरसात निकल जाती है, ट्रैवल करने में कोई खतरा नहीं है, आराम से आया जाया जा सकता है। लेकिन बरसात के समय ट्रैवल करना पर्वतीय मार्गों पे किसी भी दिशा में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पत्थर लगातार ऊपर से गिरते रहते हैं। पत्थर किसी भी समय आपकी गाड़ी के शीशे पे टकरा सकता है, लोगों के सिर पे टकरा सकता है, गाड़ी को डैमेज कर सकता है। बड़ा बोल्डर गाड़ी को डैमेज कर सकता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बरसात जब हो रही है, उसको छोड़कर किसी भी समय यात्रा की जा सकती है। पहाड़ों पर हो रही इस बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। ऐसे में नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के कारण यूपी के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों और खेत खलिहानों में पानी भर चुका है। ये तस्वीर पीलीभीत से आई है। कहीं सड़क बह गई, कहीं रेलवे ट्रैक ही तेज बहाव में उखड़ गया और कहीं सरकारी इमारतों में भी पानी भर गया। हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। सभी गाँववासी ध्यान दें, सभी गाँववासी ध्यान दें। गाँव ठाकुर में घाघरा नदी का और देवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। निचले स्थानों में काफी पानी आ गया है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि गांव में नदी किनारे कच्चे स्थानों पर ना जाएं। नदी किनारे जिनके भी कच्चे आवास बने हो, कृपया करके ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। उधर बिहार में भी नेपाल की ओर से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कई इलाकों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। हालात को देखते हुए तमाम सरकारी एजेंसियों को लोगों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी, देहरादून से अंकित शर्मा, हल्द्वानी से राहुल सिंह, पीलीभीत से सौरभ पांडे और वाल्मीकि नगर से शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पहाड़ों का योद्धा कहे जाने वाले जोरावर की, जिसकी पहली झलक आज आपको दिखाएंगे। गुजरात के सूरत में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर इस टैंक को बनाया है। घातक मारक क्षमता के बावजूद, जिसका वजन सिर्फ 25 टन है और इसकी वजह से युद्ध या फिर सैन्य तनाव के बीच इसे एयरलिफ्ट कर देश के लिए सुरक्षा के लिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। टेस्टिंग का दौर खत्म होने के बाद साल 2027 तक इंडियन आर्मी में इसे शामिल किए जाने की उम्मीद है और इसका नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। महज 25 टन वाला ये टैंक 95 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत का सबसे हल्का टैंक जोरावर अपने रोडवेल और कैटरपिलर ट्रैक के तले चीन पाकिस्तान की हर साजिश को रौंदने के लिए तैयार दिख रहा है। इंडियन आर्टिलरी यानी भारतीय तोपखाने की ताकत में कई गुना इजाफा करने के लिए मशीनी योद्धा जोरावर टैंक का प्रोटोटाइप वर्जन सामने आ चुका है। गुजरात के सूरत में इसकी काबिलियत के साक्षात दर्शन हुए। जिस अंदाज से ये हुंकार भर रहा है, तय है इसके सामने पड़ जाने वाला हर दुश्मन हांफने लगेगा। साल 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की जाती रही है। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए साल 2022 में सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर के तहत अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। साल 2020 में लद्दाख में गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उस दौरान चीन ने लद्दाख सरहद पर भारत के खिलाफ अपने T-15 लाइट टैंक को तैनात किया और उसके बाद DRDO ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर इस लाइट टैंक पर काम शुरू किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पिछले 2 साल में DRDO ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर यहाँ हजीरा में इस लाइट टैंक पर काम शुरू किया, जिसके अब ट्रायल शुरू हो गए हैं। जोरावर की सबसे बड़ी ताकत उसका कम वजन होना है। सिर्फ 25 टन यानी 25,000 किलोग्राम वजनी होने की वजह से जोरावर पहाड़ों की ऊंचाई को बड़े आराम से नाप लेता है, बिना रुके, बिना अटके। लद्दाख जैसे मुश्किल चढ़ाई वाले इलाकों में भी आसानी से चलने में माहिर है। पिछले 2 साल से DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो इसे तैयार कर रहा था। इसके फील्ड ट्रायल शुरू हो गए हैं और आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरह से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये काम करेगा। 25 टन वजन का ये लाइट टैंक है जो पहली बार भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। 25 टन वजन का है और इसमें देखें 155 मिलीमीटर की गन लगी हुई है और इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से रैंप पर ये जा रहा है, इसी तरह से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये खास तौर से लद्दाख में चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। इसकी मार्ग क्षमता को आप देखें, 50 किलोमीटर की स्पीड से ये किसी भी तरह के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जा सकता है, नदी को पार कर सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इसमें कई तरह के चेंज किए गए हैं। खासतौर से भारतीय सेना के पास रूस के बने T-90, T-72 टैंक हैं, उन्हें देखते हुए जोरावर टैंक में कई बदलाव किए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में T-90, T-72 टैंकों को जिस तरह का भारी नुकसान हुआ, उससे सबक लेते हुए जोरावर लाइट टैंक को तैयार किया गया। DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो का पूरा फोकस इसे हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना है। यही वजह है कि जोरावर T-90 जैसे भारी टैंकों के वजन का आधा है, जिससे ये मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है, जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा जोरावर में 105 मिलीमीटर कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो इसे हमलों से सुरक्षित बनाता है। बेहतर मोबिलिटी के लिए इसमें कम से कम 30 HP पर टन का पार टू वेट रखा गया है। इसके अलावा इसमें ड्रोन लगाए गए हैं, साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। ये एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। इसके जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है, इसमें हम कहते हैं सी थ्रू आर्मर, जहां जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको बाहर का पूरा 360 डिग्री अवेयरनेस होगा। इसमें ड्रोन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है, ये हाई एंगल में भी फायर कर सकता है। तो इसमें बहुत से आधुनिक कैपेबिलिटीज इसमें बिल्ड की गई है। आप जो इसकी मोबिलिटी देखते हो, ये पावर पैक है, ये इसकी पावर टू वेट रेशो 30 से ज़्यादा है। इसमें रबर के ट्रैक्स हैं ताकि इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ हो। इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सैंड ड्यून भी चढ़ पाएगा, ये माउंटेन्स में भी हम इसको ले पाएंगे।
सबसे खास बात यह है कि ऊंचाई वाले लोकेशंस तक ले जाने के लिए जोरावर को सड़क मार्ग की बजाय आराम से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। ये 2-2.5 साल में पूरा डिजाइन और डेवलपमेंट इस टैंक का कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम लोग डेवलपमेंट ट्रायल्स भी कंप्लीट करेंगे और फिर यूजर को यूजर इवैल्यूएशन के लिए देंगे। आर्मी से हम लोग ने डिस्कस किया उनके क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, वेट ऑफ द टैंक कितना होना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल है बिकॉज उनको ट्रांसपोर्ट करना है हाई एल्टीट्यूड में, तो टैंक को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, तो उसका वेट इसीलिए 25 टन के नीचे रखा गया है। फिर उनको जो भी कैपेबिलिटीज़ चाहिए हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए उसका ध्यान दिया गया है और जो भी फीचर्स उनको चाहिए इस टैंक में है। जोरावर लाइट टैंक का पहला प्रोटोटाइप अगले 1.5 साल तक डेवलपमेंट टेस्टिंग से गुजरेगा। इसके बाद ये सेना को कई तरह के ट्रायल के लिए दिया जाएगा। सभी तरह के परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद ही साल 2027 तक भारतीय सेना को ये पहला स्वदेशी लाइट टैंक मिल जाएगा, यानी इसको भारतीय सेना में शामिल किया जा सकेगा। यूजर ट्रायल्स यूजुअली समर ट्रायल्स रहते हैं, फिर विंटर ट्रायल्स रहते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी रहेंगे, फिर मेंटेनेंस ट्रायल्स रहते हैं, DGQA ट्रायल्स रहते हैं। तो ये 1-1.5 साल तो चलेंगे, उसके बाद फिर एक्विजिशन प्रोसेस शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-2.5 साल में ये फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल रेडी रहेगा इंडक्शन के लिए। सो 2027 में पहला टैंक इंडक्ट हो सकता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90, भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं। इन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है। इसके लिए अभी 59 जोरावर लाइट टैंक का ऑर्डर दिया गया है। भारतीय सेना को ऐसे 354 टैंक्स की जरूरत है। इसी के लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक तैयार किए जा रहे हैं। गुजरात के हजीरा कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।